शनिवार का काम खत्म करके 6 बजे के आसपास घर के लिए निकल पड़ा था। सर्दियों के दिन थे, लिहाजा शाम जल्दी ढल चुकी थी। आज शनिवार था। बाकी हर शनिवार की तरह आज भी मैंने घर पर जाने से पहले खाना बाहर से ही पैक करा लिया था। ये मेरा सालों से चल रहा रूटीन था, या यूँ कहूँ कि शनिवार को मेरा चीट डे हुआ करता था। जल्द ही मैंने अपनी चौथी मंजिल फ्लैट पर आया। घर आते ही मैंने खाना गर्म किया और फिर डिनर के बाद बिस्तर पर था। रात करीब 1 बजे ठंड और घुटन के साथ नींद खुली। ओढ़ा हुआ कंबल नीचे गिर चुका था। मैंने फर्श से उठाकर कंबल शरीर पर लपेटते हुए एक बार सोने की कोशिश किया। इस मर्तबा नींद आंखों से गायब थी। कई मिनटों के प्रयास के बावजूद जब नींद नहीं आई तो सिगरेट का एक पैकेट हाथ में थामे बालकनी की तरफ निकल पड़ा था। दिसंबर की ठंड ने मेरा स्वागत पूरे उल्लास से किया था। सारे बदन में सिहरन दौड़ गई थी, ऐसे जैसे किसी ने कई रातों के बासी पानी की एक बूंद मेरी रीढ़ के ऊपर से नीचे तक बहा दी हो। मैंने कंबल एक बार फिर शरीर के चारों ओर से घुमाते हुए अच्छे से लपेटा और बालकनी की रेलिंग से सटकर खड़ा हो गया। कोहरे की एक परत सामने पार्क के पेड़ों के ऊपर फैली हुई थी। मैंने सिगरेट जलाई और धुएं को कोहरे की चादर की ओर घोल दिया। कुछ देर यूं ही खड़ा रहा। मैं अपनी सिगरेट का लुत्फ उठाता रहा और फिर जेब से मोबाइल निकालकर तस्वीरें देखने लगा। किसी ने ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में पुरानी तस्वीरें पोस्ट की थी। एक तस्वीर में प्रिया भी थी। ये उन दिनों की तस्वीर थी जब मैंने और प्रिया ने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया था। मैं बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठ गया। मेरी उंगली में फंसी सिगरेट मेरी जिंदगी की तरह धीरे धीरे सुलग रही थी। हवा अचानक से तेज हो जाती, सिगरेट की आग उस हवा में बढ़ जाती और फिर हवा के कम होते ही सिगरेट धीरे धीरे सुलगने लगती। मैं एक बार फिर प्रिया की यादों में खोने लगा था। मेरे उतरे हुए कपड़ों में आज भी प्रिया की खुशबू महसूस की जा सकती थी। मैंने ना जाने कितने इत्र लगा कर देखे, लेकिन सब पर प्रिया की महक भारी पड़ जाती थी। आज से 3 साल पहले मैं और प्रिया अलग हो गए थे, लेकिन मेरे घर के हर हिस्से में उसकी मौजूदगी आज भी थी। लिविंग रूम में रखा सोफा जो उत्तरी दीवार के साथ चिपका हुआ था, कभी पूर्वी दीवार से लगा रहता था। वे प्रिया ही थी जिसने कहा था कि सोफे को उत्तरी दीवार से हटाकर पूर्वी दीवार पर रख दो, खाली रहने से तो अच्छा लगता है। खिड़कियां पर जो आसमानी रंग के पर्दे लगे हैं वे कभी मैरून कलर के हुआ करते थे। प्रिया ने ही उन मैरून पर्दों को हटाकर आसमानी पर्दे लगाए थे और कहा था पर्दे हमेशा हल्के रंग के ही होने चाहिए, इससे कमरे में और जीवन में दोनों में ही रोशनी आती रहती है। मुझे बोतल से पानी पीने की आदत थी। वह कई बार झगड़ा किया करती थी। अकेले रहने का मतलब बिखर कर रहना नहीं होता है। पानी हमेशा बोतल ग्लास से ही पीना चाहिए। उसकी दी हुई नसीहतों को अपनाने में मुझे समय लगा था, लेकिन मैंने सब बदल लिया था। पानी ग्लास से ही पीना सीख लिया था, तौलिया रस्से पर टांगना सीख लिया था। बस जो एक चीज़ नहीं सीख सका था वो उसके बगैर रहना। मैं और प्रिया पहली बार भोपाल ऑफिस में मिले थे। हम दोनों में इंटर्न के तौर पर आए थे। हम दोनों की ट्रेनिंग के साथ साथ चली थी। ऑफिस में सबके साथ मिलकर हम भी लंच करते थे। हम रोज ऑफिस में ही मिलते थे और हमारी जान पहचान ऑफिस तक ही सीमित थी। ट्रेनिंग ग्रुप में और भी कई लड़के लड़कियां थे। हम सबका एक ग्रुप बन गया था। जल्द ही वे ग्रुप बाहर मिलने लगे, पार्टी करने लगे, मूवी देखने जाने लगे। मैं और प्रिया भी बस उस ग्रुप का एक हिस्सा होने की वजह से साथ साथ मूवी जाने का भी किसी के साथ भी साथ बैठ जाता था। वक्त के साथ सब बदलता है और वही हुआ भी। मैं और प्रिया बदल गए। हम सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे। मुझे उसका साथ अच्छा लगने लगा था। मैं उसके लिए थिएटर में अपने
बगल वाली सीट बचाकर रखने की कोशिश करता था। लंच में भी हम अलग अलग बैठने की कोशिश करते थे। उसका हाथ छू जाने पे मुझे कुछ महसूस होता था। हमारे प्यार की पहचान हमसे पहले हमारे ग्रुप को हो गई थी। मैंने तो आज तक महसूस किया था कि ये प्यार है, लेकिन सबको लगने लगा था कि ये ही प्यार है। ग्रुप के सब लोग हमें साथ देखकर मुस्कुराते रहते थे। हम दोनों को अच्छा लगता था, लेकिन दोनों ने ही अब तक इस प्यार को नहीं माना था। फिर मैंने एक दिन प्रिया से कहा, प्रिया, तुम्हें कभी प्यार हुआ है? ये बात तो मुझे भी तुमसे करनी थी। मुझे लगा तुम मेरी बात सुनकर कहीं नाराज ना हो जाओ। मुझे भी तो तुमसे प्यार है। और इसी तरीके से हम दोनों अपने प्यार का इजहार किया। धीरे धीरे प्रिया ने मेरे घर आने लगी। पहली बार जब वो मेरे फ्लैट पर आई तो उसे हर चीज़ में कोई ना कोई कमी निकाली थी। जल्द ही वो मेरे फ्लैट को सही करने में लग गई थी। प्रिया ने मेरी सिगरेट पीने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस एक आदत के सिवाय मैंने प्रिया की हर कही बात मान ली थी। प्रिया की सबसे अच्छी बात ये थी कि वे मुझे किसी बात के लिए फोर्स नहीं करती थी, और उसकी यही बात मुझे हर चीज़ करने पर मजबूर कर देती थी। वे कोई बात मुझसे कहती, अगर मैं मान लेता तो ठीक है, नहीं तो वे दोबारा उस बात के लिए नहीं कहती। और उसकी यही आदत उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हालांकि कभी कदार इस बात के लिए मैं खींच भी जाता था। कैसे कोई एक बार मना कर देने पर आसानी से मान सकता था? उससे झगड़ा करना चाहिए था, उससे कहना चाहिए था कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना होगा। मैं तो अगर किसी बात के लिए मना किया तो वह भी शायद ज़्यादा उसी चीज़ के लिए तड़प उठता हूँ। प्रिया भोपाल से करीब 70 किलोमीटर दूर के एक गांव में रहती थी। वे शनिवार को अक्सर घर चली जाया करती थी और फिर रविवार को देर शाम वापस आ जाया करती थी। ऐसी ही ठंड का महीना था। शनिवार का काम खत्म करके प्रिया ने घर जाने का तय किया था। उसे मैं भी बस स्टॉप कर छोड़कर आया था और 2 घंटे बाद फ़ोन करके बताया कि वह घर पहुंच गई है। हम दोनों अक्सर फ़ोन पर बातें करते हुए डिनर करते थे। उस रात भी उसने अपने रूम में खाने के सामने बैठा मुझे अपना टिफ़िन खोलने को कहा। मैंने टिफ़िन खोला और देखते ही कहा, यार, यह तो बहुत बोरिंग खाना आया है, मुझे नहीं खाना, मुझे ये लौकी सब्जी नहीं खाई जाएगी। अरे थोड़ा तो खा लो। मेरी यह बात सुनकर जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं खाना है, ऐसे ही सो जाऊंगा। अच्छा देखो, अगर खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। फिर मैंने कहा कि मैं एक ही शर्त पर खाना खाऊंगा कि मैं तुमसे फिर अभी रात में तुम मिलने आना पड़ेगा। लेकिन वह हंसी में टाल गई। उसे लगा 70 किलोमीटर दूर ये कहाँ चल कर आएगा। उसने ठीक है प्रॉमिस कर लिया। फिर मैंने खाना झटपट ख़त्म किया और अपनी बाइक स्टार्ट कर मैंने उससे मिलने के लिए उसके गांव में पहुंच गया। 2 घंटे बाद उसके गांव और फिर उसके घर के बाहर था। मैंने उसे कॉल किया। ये जो बड़े नीले रंग का गेट वाला घर है जिसके बाहर एक हैंडपंप है और शायद तुम्हारे पापा का नाम मिस्टर शिव कुमार है, शुक्ला लिखा है, यही घर है ना तुम्हारा? मैंने उससे फ़ोन उठाते ही पूछा। हाँ, लेकिन तुम्हें ये हैंडपंप कैसे पता है? और मेरे पापा का नाम गेट पर है, वह तुम्हें कैसे पता? तुमने ही बताया था कि गवर्नमेंट स्कूल के बगल में जो नीले रंग का गेट है और वे तुम्हारा घर है। बस मैं इसी से पहचान गया। 1 मिनट, तुम मेरे घर के बाहर हो? हाँ। कि हे भगवान सक्षम, तुम पागल हो क्या? इस ठंड में यहाँ इतनी दूर आ गए? अच्छा, तुम गेट के सामने मत आना, पापा बाहर के कमरे में तुम्हें देख लेंगे। तुम स्कूल के अंदर जाओ, मैं वहीं पर आती हूँ। उसने मेरी बात सुनकर घबराते हुए कहा, ओके, जल्दी आओ। कहकर मैंने फ़ोन काट दिया और स्कूल के गेट के अंदर चला गया। स्कूल में अंधेरा था। बाइक खड़ी करके मैं उसका इंतज़ार करने लगा। जल्द ही एक चेहरा शॉल में लिपटा हुआ मेरे करीब
नजर आया। मैंने हाथ बढ़ाकर उसने अपने पास खींच लिया। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। मैंने भी भागते हुए कहा कि आई हो। धड़कनें थोड़ी बेकाबू हो रही थी, शायद डर की वजह से या फिर पहली बार बाहों में आने की वजह से। मैंने उसे सीने से लगा के रखा था। सक्षम, पागल हो, इस ठंड में यहाँ इतनी दूर तुम आ गए? मैंने तो मजाक में कहा था। तुम कोई बात कहो और मैं मानूं ना? मैंने अपने हाथों से उसके गालों पे रखते हुए जवाब दिया। तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल पानी हो गया हो। कहते हुए उसने शॉल खोला और मुझे अपने अंदर लपेट लिया। हम नजदीक ही सीढ़ियों पर बैठ गए। खाना सच में खा लिया था ना? उसने मेरी हथेलियां अपने हाथों में लेकर रगड़ते हुए पूछा। हाँ, तुमसे कभी झूठ नहीं कह सकता था। इतना दूर आने की क्या ज़रूरत थी? अभी कुछ देर पहले तो मैं तुमसे मिल के आई थी ना, और कल फिर वापस आने वाली थी। तुमसे मिलने का मन हुआ तो आ गया, लेकिन 5 मिनट की मुलाकात के लिए 4 घंटे का सफ़र कहाँ की समझदारी हुई। तुम्हारे साथ गुजारे 5 मिनट की कीमत अकेले गुजरे 4 घंटों से कहीं ज़्यादा होती है। पूरे पागल हो तुम। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकती। ये गांव है, यहाँ के लोग ये सब समझ नहीं पाएंगे और ना ही ज़्यादा देर रुक सकूंगी। इट्स ओके, मैं बस तुमसे मिलने आया था। अब वापस जाना है। रुकने के इरादे से थोड़ी ही आया था। थैंक यू सक्षम। चलो अब मैं जाता हूँ, तुम भी घर जाओ। और हाँ, कल शाम को मैं तुम्हारा बस स्टॉप पर इंतज़ार करूँगा। कहते हुए मैं वापस जाने लगा। मैंने उसे बाय कहा और जाने के लिए आगे। शाम को प्रिया वापस आ गई थी। मैं उसे रिसीव करने बस स्टैंड पर पहुंच गया था। उजाले में हमारी आंखें मिली और वे मुझे देखते ही शर्मा गई थी। उसे दिन के बाद हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया था। मैं जल्द से जल्द प्रिया से शादी करना चाहता था। प्रिया अक्सर मेरे फ्लैट पर आया करती थी। वे सब अपने मन से करती थी। उसे अपने पार्टनर के तौर पर देखना मुझे अच्छा लगता था। हालांकि शादी वाली बात मैंने उससे अभी तक नहीं कही थी। मैंने घर पर बताने के बाद प्रिया से बात करने का सोचा था। एक दिन दोपहर में मैं ऑफिस में था। घर से फ़ोन आया। पापा ने कहा ताऊ जी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। मैंने तुरंत ही ऑफिस से छुट्टी ली और घर के लिए निकल गया था। मैं 3 दिन तक पिताजी के साथ हॉस्पिटल में ही रहा और फिर ताऊ जी की तबीयत ठीक होते ही घर पर आए। मुझे भोपाल से आए अभी 5 दिन हो गए थे, लेकिन प्रिया के बारे में किसी को भी बात करने का मौका नहीं मिला था। जल्द सोमवार आ गया था। सोमवार की सुबह 6 बजे भोपाल वापस लौट आया था और 10 बजते बजते ऑफिस में था। प्रिया से मेरी बात इन दिनों ज़्यादा नहीं हो पाई थी। मुझे उसे देखने की बेताबी थी। मैं ऑफिस पहुंचा तो देखा सब प्रिया को किसी बात के लिए बधाई दे रहे थे। इसके पहले कि मैं उससे वजह पूछता, हम सबको बॉस ने अंदर बुला लिया था। बॉस के कमरे से हम सब अपने अपने डेस्क तक पहुंच गए थे। प्रिया मुझसे दूर बैठी थी। अब मुझे उससे बात करने का मौका सीधे लंच में ही मिल पाता। मैंने अपने बगल में बैठी क्लीन मैरी से पूछा कि कुछ देर पहले सब प्रिया को बधाई क्यों दे रहे थे। उसने कहा, क्यों तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। सच में तुम्हें नहीं पता? हाँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। प्रिया की शादी तय हो गई है। उसके लिए हम सब उसे बधाई दे रहे थे। हमें लगा वह तुमसे बताई होगी। प्रिया की शादी किससे? ये तो मुझे नहीं पता, तुम उसी से पूछो। यह सुनकर मैं बेचैन हो उठा था। प्रिया की शादी तय हो गई थी। ये क्या कर रही थी? वे प्रिया मुझसे प्यार करती थी, फिर शादी किसी और से कैसे कर सकती है? तुरंत मैंने प्रिया के पास आया और कहा, प्रिया तुम बाहर आओ। क्या हुआ सक्षम? बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो लंच में करेंगे, अभी बॉस देखेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, मुझे बात अभी करनी है, तुम बाहर आओ।
वहाँ से हम दोनों बाहर आ गए। मैंने उससे पूछा, सब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है? क्योंकि ऐसा ही हुआ है, मेरी शादी वाकई में तय हो गई है। मुझे पता है तुम क्या कर रही हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, शादी किसी और से कैसे कर सकती हो? हाँ तो तुम मुझसे शादी करोगे ऐसा तुमने कभी कहा भी तो नहीं था। और प्यार तो आजकल लोग ना जाने कितनों से करते हैं, लेकिन शादी तो एक से की जाती है ना, इसमें नया क्या है? वैसे भी मैंने शादी के लिए तुमसे कभी नहीं कहा था, और जहाँ तक मुझे याद है तुमने भी ऐसा वादा नहीं किया था। अब प्लीज़ ये बात मत कहना कि तुम सोच रखा था इस बारे में लेकिन बता नहीं पाए। प्रिया, हम प्यार करते हैं, इतने महीनों से साथ हैं, सारा ऑफिस हमारे बारे में जानता है, तो इसमें क्या है, अच्छे दोस्त हैं हम। वैसे भी ऑफिस में सबको सबके बारे में पता होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और प्लीज़ ये आशिक टाइप वाली फिल्मी बातें मत करो। अगर तुम पहले ही बता देते तो मैं ज़रूर तुमसे शादी कर लेती, लेकिन अब मेरी शादी तय हो गई है और उसे कैंसिल कर पाना आसान नहीं होगा। मैं एक गांव से हूँ, वहाँ के लोग ये सब नहीं समझेंगे। इस ओके प्रिया, मैं समझता हूँ। एक बात, प्लीज़ हमेशा गांव के लोग को बदनाम मत किया करो। मैं गांव की और भी लड़कियों को जानता हूँ, वे इस तरीके की नहीं है। सो प्लीज़, खैर शादी मुबारक हो, कहकर मैं वहाँ से चला गया। अगले महीने प्रिया की शादी हो गई और वह दूसरे शहर चली गई थी। मैं अभी तक आखिरी बार प्रिया से मिलने के ख्वाबों में खोया हुआ था। तब हाथ में जल रही सिगरेट खत्म हो गई थी, मेरी उंगलियों को छू कर गई थी। उसके छूते ही मैं होश में आया था। ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। मैंने ख़त्म हुए सिगरेट को पैरों के नीचे मसल दिया और कुर्सी से उठ गया। कई रातों की तरह एक बार फिर प्रिया को याद करके मैं बेचैन हो गया था। मैंने बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और अपनी शनिवार की नींद के लिए फिर वापस लौट आया। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।